Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. हेलो एस्पेरेंट्स, आप लोग परेशान रहते हैं फेज 1 एंड फेज 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। क्यों ना मुझे सारा सिलेबस एक ही जगह मिल जाए और मुझे कहीं भी भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपकी इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने लेकर आया है आपके अपकमिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए। अगर आप भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फेज 1 और फेज 2 की प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कवर कराए जाएंगे और आपके सिलेबस का ही एक टॉपिक है विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो जो रिपोर्ट रिलीज करते हैं उनको आज हमें डिस्कस करना है। सो आई होप आप सेशन को एंजॉय करेंगे और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। वी नो दैट कि वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और एवरी ईयर बहुत सारी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स को पब्लिश करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड पे, इसकी हिस्ट्री पे, और फिर आज हम इसके करंट जो रिपोर्ट्स इन्होंने रिलीज किए उस पर डिस्कशन करेंगे। सो वर्ल्ड बैंक इट वाज क्रिएटेड इन 1944 एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका ओल्ड नेम था IBRD और आज हम इसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है, जब वर्ल्ड वॉर 2 कंक्लूड हुआ, सो वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई थी USA में, और जहां पे ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज के डेलीगेट्स शामिल हुए थे और उन्होंने सिक्योरिटी, पीस और जो हमारे नेशंस हैं उनसे पॉवर्टी रिमूव करने, उनको मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने की बात की थी। तो अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस क्रिएट हुआ था 1944 में वर्ल्ड बैंक। ओके, सो वर्ल्ड बैंक का बेसिकली एजेंडा क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है dedicated to providing financing, advice and research to developing nation to aid their economic advancement। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है एंड 189 मेंबर नेशन आपको प्रेजेंटली वर्ल्ड बैंक में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है अजय बंगा, जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। इज दैट क्लियर? नाउ बात करते हैं अबाउट द रिपोर्ट। तो एवरी ईयर बहुत सारी रिपोर्ट्स को वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज्ड हुआ था, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। अब इसमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है इसे स्टॉप कर दिया है बाय द वर्ल्ड बैंक, अब इसे रिलीज नहीं किया जाता। बाकी रिमेनिंग रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो एक PYQ है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। इंडियाज रैंकिंग in the ease of doing business index is sometimes seen in the news. Which of the following has declared that ranking? तो ease of doing business index कौन रिलीज करता है? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करता था लेकिन अब इसे स्टॉप कर दिया गया है। अब प्रेजेंटली वर्ल्ड बैंक ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता। तो रिमेनिंग रिपोर्ट्स को आपको याद करना है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपिंग नेशन को डेवलप करना, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो आप उससे याद रख सकते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये एस्टिमेट करता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी रहेगी, पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कैसी रहेगी इन FY24, FY25 एटसेट्रा। फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो लॉजिस्टिक फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ये सभी इंडेक्स एंड रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। क्लियर? सो रिसेंटली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे डिस्कशन हुआ था हमारी पार्लियामेंट में, तो ये रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विच इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। सो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 कनेक्टिंग टू कंपीट 2023, इंडियाज रैंक 38 आउट ऑफ 139 नेशन। तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है लॉजिस्टिक में और इसका क्रेडिट दिया गया है PM गति शक्ति, जो मॉडल हमने लॉन्च किया है उसको ये क्रेडिट दिया गया है कि लॉजिस्टिक फैसिलिटी इंप्रूव हुई है हमारी कंट्री में।
2018 में आप देखेंगे 14 रैंकिंग थी हमारी कंट्री की, और अब यहाँ पर 23 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 नेशन। क्लियर। और यहाँ पे दो मेजर रीजन बताए गए हैं क्यों क्यों इंडिया की रैंकिंग जंप हुई है। तो यहाँ पे दो मेजर जो रीजन मेंशन्ड है वो है मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, जिसके कारण इंडिया की रैंकिंग जंप हुई है इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। बेसिकली 6 पैरामीटर पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स को इवेल्यूट किया जाता है, एंड वो 6 पैरामीटर्स क्या है तो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ऑब्वियसली बात है जितना अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे लाइंस एंड रोड नेटवर्क होगा उतना ही बेहतर लॉजिस्टिक होगा। ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, टाइमलाइंस ऑफ शिपमेंट। तो ये कुछ 6 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। एंड फर्स्ट टाइम इन 2023 इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया मेजर द स्पीड ऑफ ट्रेड विद द इंडिकेशन ड्राइव फ्रॉम द बिग डाटाबेस ट्रैकिंग शिपमेंट्स। तो पहली बार यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेड को भी मेजर किया गया, कितनी फास्ट आपकी कंट्री में ट्रेडिंग फैसिलिटीज हैं। तो इस तरीके से इन पैरामीटर्स पे इंडेक्स को रिलीज किया गया। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इंडिया का ड्वेल टाइम रिड्यूस हुआ है। सो व्हाट इज द ड्वेल टाइम? ड्वेल टाइम मींस आपका वेसल, कोई शिपमेंट आई है, कोई कार्गो आया है आपके पोर्ट्स पे, और वो कितनी देर तक अनलोड किए बिना पोर्ट्स पे खड़ा हुआ है, वही आपका ड्वेल टाइम होता है। ठीक है, तो ड्वेल टाइम इज हाउ लॉन्ग अ वेसल स्पेंड एट अ स्पेसिफिक पोर्ट और टर्मिनल। It may also refer to the amount of time that a container or cargo is spent at a port or terminal before being loaded onto a vessel or after being unloaded from the vessel. क्लियर। तो इस पर्टिकुलर टाइम को हम ड्वेल टाइम कहते हैं, और इंडिया का ड्वेल टाइम रिड्यूस हुआ है 2.6 डेज है, और हम अमेरिका के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट में कि यूएसए का जो ड्वेल टाइम है वो 7 डेज है, वहीं जर्मनी का 10 डेज है। मतलब कोई शिपमेंट आती है तो उनको 10 डेज अप्रोक्सीमेटली टर्मिनल पे लग जाते हैं अनलोड या लोडिंग होने में। क्लियर है। अब यहाँ पे टॉप किसने किया है, कौन सी कंट्रीज है जिसने टॉप किया है, तो आप यहाँ देखेंगे इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया तो 38 है आउट ऑफ 139 नेशन, बट यहाँ पर आप देखेंगे सिंगापुर, फिनलैंड और जर्मनी टॉप 3 नेशन है। सिंगापुर, फिनलैंड एंड जर्मनी टॉप 3 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे इन LPI। क्लियर। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी रिलीज करता है, और रिसेंटली इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया। जैसा कि मैंने कहा, ये बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या रहेगी अपकमिंग एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में, और इंडिया की इकोनॉमी भी क्या रहेगी। तो 2 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक हैज केप्ट GDP growth of India in FY25 estimate unchanged at 6.4%. It means इंडिया की GDP in FY25 में कितनी रहेगी? 6.4% रहेगी। ये तो हो गई बात FY25 की, मतलब अपकमिंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अब FY24 मतलब 23 to 24 जो ईयर है उसमें कितना एस्टिमेट किया है भारत की GDP? तो आंसर है 6.3%, एंड FY26 में इंडिया की GDP फोरकास्ट की है 6.5%। तो इजी है, 6.4, 6.3 एंड 6.5। दिस इज फॉर FY25, दिस इज फॉर FY24 एंड दिस इज फॉर FY26 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड की ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ है, वो 2.4% होगी इन 2024। वेरी इजी, 2.4 2024 एंड 2.6 थी 2023 में। मतलब हमारी ग्रोथ थोड़ी सी ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा, स्लो डाउन देखने को मिलेगा ग्लोबल ग्रोथ में अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो ये डेटा, सेम डेटा बिल्कुल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फैक्चुअल पॉइंट्स आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, और याद रखने का एकमात्र तरीका होता है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। तो रिवीजन करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स, यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन है IBRD, मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से है। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको ना पता हो कि IBRD मीन्स वर्ल्ड बैंक है। सो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? क्या प्राइमरी फंक्शन है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज को
फाइनेंशियल असिस्टेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक का काम है. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. सो ये भी PYQ है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है. डन. चलिए फर्दर नेक्स्ट रिपोर्ट पे डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द लाइव बैच. जैसा कि मैंने कहा, आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, चाहे वो RBI एग्जाम हो या फिर आपका SEBI एग्जाम हो, उसके लिए हमने एक इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है फॉर योर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन. ठीक है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस और कॉन्सेप्ट वीडियोज मिलेंगे. आप PDF तो देख रहे हैं, तो एवरी क्लास के बाद आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. PDF को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं. ठीक है, करंट अफेयर्स का कैप्सूल इसमें ऐड है, मतलब करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स है या फिर आपको मंथली मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो वो इसके साथ इंट्रीगेट है. तो सेपरेट आपको उसके लिए PDF कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है. मॉक टेस्ट होंगे इसमें फेज 2 के लिए और आपको डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी. तो बहुत कंप्लीट पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है. आप बिल्कुल इस कोर्स को परचेज करने के लिए या लाइव क्लासेस की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, लाइव बैचेस की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को. सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां से ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है UN. ये सिंबल तो आपको याद होगा ही, यूनाइटेड नेशन का है. यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945. तो 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और प्रेजेंटली 193 मेंबर नेशन आपको यूनाइटेड नेशन में देखने को मिलेंगे. और इंडिया भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया शामिल नहीं है परमानेंट मेंबर्स में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें इंडिया इंक्लूड नहीं है. ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन की क्या ड्यूटीज हैं? तो यूनाइटेड नेशन 193 कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, पीस मेंटेन करने की कोशिश करता है. ठीक है, आप देखते हैं कोई भी मैटर हो जाता है तो रिजोल्यूशन पास किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जैसे कि रशिया के अगेंस्ट पास किया गया था रिसेंटली. तो ये सारे काम यूनाइटेड नेशन करता है. ड्यूटीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इंक्लूड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉज, प्रिजर्विंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, डिफेंडिंग ह्यूमन राइट्स. बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है इनका कि ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना. ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ. कभी कोई साइक्लोन आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो पर्टिकुलर कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या रिलीफ प्रोवाइड करने का काम भी यूनाइटेड नेशन करता है. एंड एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी यूनाइटेड नेशन ने ही तो लॉन्च किए हैं, तो उनको प्रमोट करना, उनके टारगेट को रीच करने में कंट्रीज की हेल्प करना, ये भी यूनाइटेड नेशन का काम है. ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन को पहले हम लीग ऑफ नेशन कहते थे, पहले हम इसे लीग ऑफ नेशन कहते थे और इसका फॉर्मेशन अंडर द ट्रिटी ऑफ बर्साइल हुआ है. अंडर द ट्रिटी ऑफ बर्साइल यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया था. ठीक है, ये जो वर्ड है ना यूनाइटेड नेशन, ये वर्ड किसने कॉइन किया, किसने टर्म दी हमको? तो USA प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये टर्म हमें दिया है. और प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल, आप सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आपको देखने को मिल जाएंगे. अब यूनाइटेड नेशन के 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनता है, राइट? तो कंपोनेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आपको यूनाइटेड नेशन में मिल जाएंगे. कौन कौन से हैं? फर्स्ट है UNGA, जहाँ पे कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, राइट? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. नेक्स्ट है UNSC, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिमेनिंग जो 5 है वो उसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? इनके हेडक्वार्टर आपको USA में मिल जाएंगे, न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे. बट एकमात्र यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है विच इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आपको नेदरलैंड, हैग नेदरलैंड में मिलेगा. फिर है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये इंपॉर्टेंट 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आपको यूनाइटेड नेशन में मिल जाएंगे. जैसा कि मैंने कहा कि 5 ऑफ देम, सिर्फ इसको आप छोड़ दीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो रिमेनिंग आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैग नेदरलैंड में सिचुएटेड है. क्लियर है? चलिए, अब यूनाइटेड नेशन की कुछ ऐसी कमिटीज होती हैं
और उसके अलावा कुछ इनके फंड एंड प्रोग्राम्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी आपको यूनाइटेड नेशन में देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को देख सकते हो, जैसे कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप देखेंगे IFAD, IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं अंडर द UN जो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं। वैसे ही यूनाइटेड नेशन के कुछ फंड एंड प्रोग्राम्स भी हैं जो कि पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूनिसेफ है और UN हैबिटेट है। तो इस तरीके से आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन मिलेंगे, फिर कुछ इनके स्पेशलाइज्ड एजेंसी और कुछ इनके फंड एंड प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो UNDP पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया आपको इतनी चीजें? जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो रिलीज करते हैं वो है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो अंडर द UN कई सारी कमिटीज हैं, बॉडीज हैं जो मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स को पब्लिश करती हैं। तो जब आप यूनाइटेड नेशन पे बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन की इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड फंड एंड प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के वो कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशन सपोर्ट करता है, या ऐसे कौन से प्रोग्राम है जिनमें वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भी जब कोई 6 मंथ में न्यूज में हो, मतलब करेंट अफेयर्स में हो। ठीक है, आइए बात करते हैं अबाउट द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट which is released by UN Sustainable Development Solution Network with the partnership by the Gallup, Oxford Wellbeing Research Center। इनने मिलके इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो बताती है कि कौन सी कंट्री सबसे हैप्पीएस्ट है, और कैसे आप डिफाइन करोगे कि कोई कंट्री सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो यहाँ पर 6 पैरामीटर्स हैं, उन 6 पैरामीटर को कंसिडर करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। सोशल सपोर्ट, इनकम, GDP पर कैपिटा, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरसिटी एंड द एब्सेंस ऑफ करप्शन। तो ये कुछ 6 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे 20 मार्च रिसेंटली 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। 20 मार्च को हमने इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया और इसी दिन इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। और जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है 2012 में स्टार्ट हुआ था बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने लॉन्च किया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे, PYQs देखेंगे, तो आपको 2 क्वेश्चंस, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेज कहाँ से फ्रेम होते हैं, जैसे कि अब इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की आपको थीम पूछ ली जाएगी, बिकॉज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इस पर्टिकुलर डे में रिलीज की गई है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस कम्युनिटीज। क्लियर? चलिए वापस आते हैं अपनी रिपोर्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप नेशंस कौन से हैं? तो टॉप कंट्री अगर आप देखेंगे तो फिनलैंड है। फिनलैंड ने 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप किया है इन हैप्पीनेस इंडेक्स। फिनलैंड के बाद आपको मिलेगा डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नेदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इतने नाम याद नहीं करने, बस टॉप 3 याद रख लीजिए कि टॉप 3 नेशंस कौन से हैं। तो फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड है। क्लियर? हैप्पीनेस रिपोर्ट में बॉटम पे कौन है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अलावा लेबनान का नाम आप याद रख सकते हैं, एंड लेसोथो। तो अफगानिस्तान, लेबनान और लेसोथो ये बॉटम 3 नेशंस हैं जो कि अनहैप्पीएस्ट है। अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी? अफगानिस्तान है। ठीक है, अब फॉर द फर्स्ट टाइम जो टॉप 20 हैप्पीएस्ट कंट्री हैं उसमें 2 नई कंट्रीज इंट्रोड्यूस हुई हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन कौन सी हैं? कोस्टा रिका एंड लिथुआनिया। तो कोस्टा रिका का आप जो रैंकिंग है वो 12th नंबर पे है, वहीं लिथुआनिया 19 पोजीशन पे मिलेगी। और टॉप 20 जो आपकी हैप्पीएस्ट कंट्री है उनमें से फॉर द फर्स्ट टाइम 2 नेशन बाहर हुए हैं, वो है USA और जर्मनी, और 2 नेशंस इंक्लूड हुए हैं, वो है कोस्टा रिका एंड लिथुआनिया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी याद रखने हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जर्मनी और USA टॉप 20 लिस्ट में नहीं है। USA 23rd पोजीशन पे, जर्मनी 24th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। ठीक है, तो फिनलैंड, आइसलैंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था इनके बारे में। अब देखिए, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जहाँ पे अभी वॉर चल रही है, पैलेस्तीन है ना, आपको पता है इजराइल और हमास की वॉर चल रही है, तो वॉर होने के बाद भी वो लोग हैप्पीएस्ट है इंडिया के कंपैरिजन में। आई डोंट नो, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई। आप देखेंगे स्टेट ऑफ पैलेस्टीन 103 नंबर पे है। यूक्रेन वॉर की कंडीशन है।
तब भी लोग बहुत खुश हैं 105। पाकिस्तान भी हमसे खुश है 108, जबकि इंडिया की रैंकिंग आप देखोगे 126 नंबर पे आती है। इंडिया किस नंबर पे आता है? 126 नंबर पे आता है आउट ऑफ 143 नेशंस। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखनी है। हैप्पीएस्ट इंडेक्स में इंडिया 126 नंबर पे है आउट ऑफ 143 नेशन, एंड बॉटम पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था अफगानिस्तान। ठीक है, श्रीलंका 128 और बांग्लादेश 129 नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया की रैंकिंग हमने देखी, 126 पोजीशन पे इंडिया है आउट ऑफ 143 नेशंस। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करें तो चाइना 60th, नेपाल 93, पाकिस्तान 108, म्यांमार 118, श्रीलंका 128, बांग्लादेश 129 और अफगानिस्तान तो आपने देख ही लिया 143 नंबर पे अफगानिस्तान आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और एक क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछा गया है एग्जाम में वो है, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली प्रेसिडेंट कौन रही हैं? क्योंकि अभी हम यूएन के बारे में बात कर रहे हैं, उनके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमने देखे, वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में पता होना चाहिए। शी वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द 8th जनरल सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1953। ठीक है, तो इसलिए आपको इनका नाम याद होना चाहिए। चलिए, अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का हमने फंड और प्रोग्राम में देखा कि यूएनडीपी भी इसका एक फंडिंग प्रोग्राम है, विच इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एवरी ईयर कई सारी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर? यूएनडीपी का फॉर्मेशन 1965 में हुआ था बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूएनजीएनएस का फॉर्मेशन किया था। आपको समझ में आ रहा होगा नाम से कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट, ग्रांट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना अलग अलग एरियाज में। तो ये सारे काम यूएनडीपी आपको देखने को मिलेगा। इट प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, ट्रेनिंग एंड ग्रांट सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज। ये यूएनडीपी का काम है और यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है। तो आइए अब हम इस रिपोर्ट पे पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड बैंक पढ़ा। वर्ल्ड बैंक में हमने 2 रिपोर्ट्स को डिस्कशन किया, राइट? वर्ल्ड बैंक के बाद हमने बात की यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन के अंदर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो उनके असिस्टेंट से काम करते हैं या उन्होंने ही फॉर्म किया है। तो उसी में हम यहाँ पर अगली रिपोर्ट देख रहे हैं, वो है यूएनडीपी की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर? अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आप देखिए रिसेंटली रिलीज की है। इस रिपोर्ट का टाइटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रिसेंटली यूएनडीपी ने रिलीज की है, इसका आपको टाइटल याद रखना है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है इतनी चीजें? अब इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया कहाँ है? इंडिया की रैंकिंग है 134। इंडिया कहाँ पर आता है? 134 पोजीशन पे इंडिया आपको देखने को मिलेगा इन एचडीआई। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एरिया में इन कुछ की एरियाज जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन की एरियाज में आपकी कंट्री ने कितना अचीवमेंट किया है, आपकी कंट्री ने कितना काम किया है। तो ऐसे 3 पैरामीटर्स है जिन पे बेस्ड इस एचडीआई को या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। क्लियर? ह्यूमन डेवलपमेंट ये जो हमारा इंडेक्स है, इसको 1990 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, और उनको असिस्ट किया था अमृत सेन जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। क्लियर? डन इतनी चीजें? अब जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली 3 इंडिकेटर पे बेस्ड होता है। वो 3 इंडिकेटर्स कौन कौन से आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की तरफ इंडिकेट करता है। फिर है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि एसडीजी 4.3 और एसडीजी 4.4 को फोकस करता है। वहीं ये ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं, और ये एसडीजी 8.5 को इंडिकेट करता है। तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं जिन पे बेस्ड इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर आपका एजुकेशन मतलब एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड नेक्स्ट इज आपका ग्रॉस नेशनल इनकम। क्लियर? इस पे आपका एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब परफॉर्मेंस से। तो टॉप परफॉर्मर कौन रहा है? तो टॉप 3 कंट्रीज जिनका स्कोर सबसे अच्छा है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड।
स्विट्जरलैंड का आप स्कोर देखेंगे 0.967 है। एक्चुअली HDI 0 to 1 के बीच में स्कोरिंग होती है। 0 का मतलब HDI बहुत पुअर है, 1 का मतलब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, आपने काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखोगे 0.967 आपको स्विट्जरलैंड का देखने को मिलेगा। तो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द बॉटम 3 नेशन। सो बॉटम 3 नेशन है सोमालिया। इनकी रैंकिंग आप देखिए 0.38 है, बहुत कम स्कोर है इनका। सोमालिया, फिर साउथ सुडान एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। ठीक है, अब वो कौन सी कंट्रीज है जिसको यहाँ पर रैंकिंग नहीं की गई या इस रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया गया? द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया मीन्स नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और मोनाको यहाँ पर कंट्री वो कंट्रीज है जिनको रैंकिंग नहीं की गई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी तो फ्रेम हो सकता है, बताइए HDI में कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनको रैंकिंग नहीं की गई, जिनको रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किया गया। सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया का HDI स्कोर। सो इंडिया की रैंकिंग जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 134 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, 193 कंट्रीज में इंडिया 134 पोजीशन पे, और इंडिया का स्कोर क्या है? सो इंडिया का स्कोर है 0.644 और इंडिया मीडियम रेंज या मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आती है। बट यहाँ पर यह बात भी कही है कि इंडिया का जो स्कोर है वो 1990 से 2023 तक काफी इंप्रूव्ड हुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा कि HDI 1990 में 0.434 था और अभी आप HDI स्कोर देख रहे हैं 0.644 है, तो लगभग 48.4% आपको ग्रोथ यहाँ पर पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। मतलब हमने अपने हेल्थ में, एजुकेशन में काफी इंप्रूवमेंट किया है, ये इंडिकेट करता है। क्लियर है? ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं HDI वैल्यू इंडिया की। इंडिया का स्कोर 0.644 है और इंडिया की रैंकिंग 134 है आउट ऑफ 193 नेशन। अगर हम बात करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, तो नेबरिंग कंट्रीज में आप देखोगे कि हमारी पोजीशन काफी खराब है हमारे नेबरिंग से। जैसे कि आप देखोगे कि श्रीलंका 78 पर है, मालदीव 87, भूटान 125, बांग्लादेश 129 है। हाँ, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसी 3 नेशंस हैं जिनकी रैंकिंग हमसे खराब है। आप देखेंगे नेपाल 146 पे, पाकिस्तान 164 पे और अफगानिस्तान 182 पर है। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरा जो आपका HDI है वो 3 पैरामीटर या 3 इंडिकेशन पे इसको रिलीज किया जाता है, तो उसमें भी तो इम्प्रूवमेंट देखा गया है। देख लेते हैं। तो हमारी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है 67.2 टू 67.7 ईयर्स। मतलब एवरेज जो लाइफ टाइम है, मतलब कोई पर्सन है कितने सालों तक एवरेज जीता है, तो वो इंक्रीज हुआ है 67.7 ईयर्स। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग 12.6 ईयर हो गई है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑल्सो इंक्रीज टू 6.57। GNP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पर कैपिटा इनकम है जो हमारा, वो इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे $6,542 से इंक्रीज होकर $6,951 आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट देखा गया है। क्लियर है? बाकी तो हमने इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, वो सारी बातें यहाँ पे पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखी हैं। सारी चीजें पॉइंटर के फॉर्म में इसलिए हैं जिससे आपको पढ़ने में, याद करने में, रिवाइज करने में ईजी हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे कि सिंस 1990 हमारी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंक्रीज हुई है 9.1 ईयर। मतलब 1990 से 2022 तक 9.1 ईयर हमारा यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। वहीं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑल्सो इंक्रीज बाय 4.6 ईयर। ठीक है, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो 1990 से 2022 के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो इस समय में 9.1 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 4.6 ईयर से हमारी जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है वो इंक्रीज हुई है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी हमारी ग्रो हुई है 3.8। लेकिन सबसे जो ज्यादा हमने अचीव किया है वो हमने कहाँ पर किया है? GNI में। तो हमारी जो यहाँ पर इनकम है पर कैपिटा वो इंक्रीज हुई है 287%। तो ये एक अच्छी बात है कि 287% हमारी ग्रोथ यहाँ पर देखी गई। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी रिपोर्ट में एक और इंडेक्स को रिलीज करता है विच इज जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022। अब इस इंडेक्स में ये बात करता है जेंडर इनइक्वलिटी पे कि वर्क फोर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब आपका वीमेन का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, पार्लियामेंट में
और मेल का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उस पे बेस्ड इस जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। तो इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 108 है आउट ऑफ 193 नेशंस। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, इंडिया स्टैंड एट अ रैंक ऑफ 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर क्या है, 0.437 है। आपको स्कोर भी याद रखने हैं। ठीक है, आप चाहें तो कुछ बॉक्सेस बना सकते हैं एडिशनल, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाए। कुछ इस तरीके से आप 2 बॉक्सेस बना लीजिएगा, जिसमें एक में लिख दीजिएगा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इंडिया की रैंकिंग लिख दीजिएगा कि 134 है आउट ऑफ 193 नेशन। वैसे ही आप GII बना लीजिएगा, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 108 आउट ऑफ 193 नेशन। वहाँ पर इंडिया का स्कोर 0.644 था और यहाँ पर इंडिया का स्कोर 0.437 मिल जाएगा, और दोनों ही रिपोर्ट UNDP रिलीज करता है। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप बनाकर खुद से फ्लो चार्ट वगैरह डिजाइन करके पढ़ सकते हैं, याद रखने में इजी होगा। ठीक है, इंडिया का स्कोर लास्ट एडिशन से, मतलब 2021 के एडिशन से काफी इंप्रूव हुआ है। इंडिया स्टूड एट अ रैंक ऑफ 122 आउट ऑफ 191 कंट्रीज with a score of 0.590 in the Gender Inequality Index 2021। तो 2021 में हम 122 पोजीशन पे थे, बट इन 2022 हम 108 पोजीशन पे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर इतने चीजें? अब यहाँ पे एक और बात कही गई, लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो जेंडर इनइक्वलिटी है, तो ग्लोबल एवरेज से हम थोड़ा सा ज्यादा है। आप देखेंगे जो ग्लोबल एवरेज है, हमारी GII वैल्यू 0.437 है। इट इज अ बेटर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 0.462। डन। नेक्स्ट, अब टॉप रैंक कौन सी है, तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड नेदरलैंड, ये टॉप 5 नेशंस हैं जिनका इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात कही गई इस रिपोर्ट में कि इंडिया में जो गैप डिफरेंस है, मतलब मेल और फीमेल पार्टिसिपेशन में जो डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा गैप है, विच इज 47.8%, जो कि आप भी देख रहे हैं कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट हाफ आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑल्सो शोज दैट इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट जेंडर गैप इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, विच इज 47.8%। अगर हम वीमेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं 28.3% है, जबकि मेंस का कंट्रीब्यूशन 76.1% है। इसलिए कहा है कि इंडिया में लार्जेस्ट जेंडर गैप देखा जाता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का ये मीनिंग होता है कि हमारी कंट्री में कोई भी जेंडर हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनकी एज 15 ईयर्स या अबव है, 15 साल या उसके ऊपर है, और वो वर्क फोर्स में इन्वॉल्व हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं, उन सारे लोगों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो आप देखेंगे वो गैप कितना ज्यादा है, विच इज 47.8%। अब यहाँ पर ये जो हमारा इंडेक्स है, यहाँ पर 5 इंडिकेशन या 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशन मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है हमारी कंट्री की, एम्पावरमेंट क्या है, और हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। इन डायमेंशंस पे जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। क्लियर? तो ये इंडेक्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? तो आज हमने काफ़ी कुछ नया सीखा है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेगी। इसके अलावा हमारा एक PDF बंडल कोर्स भी है। इस कोर्स में बेसिकली जो भी हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं, वीकली करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स होते हैं, इसके अलावा जो PIB न्यूज़ एंड गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उन सब की PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको सेपरेटली अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ इंट्रीगेट हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स का कैप्सूल। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस को देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। The journey to crack one of India's toughest exams, the RBI Grade B, is long, one that needs perseverance and the right strategy. Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. If you are aiming to crack this exam in 2024, I might be able to help you achieve this dream. As a super mentor for the RBI program on Olive Board, I'm available to interact one-on-one with you, share strategy lessons and draw insights from my own preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.